कहने को छोटी भाभी और मेरा रिश्ता ननद भाभी का है, परंतु हम उम्र होने की वजह से कुछ ही महीनों में वह मेरी सबसे अच्छी और सच्ची सखी बन गई। मैं अपने मन की हर बात बेझिझक उनसे साझा कर लेती हूँ और वह भी मुझे अपने हृदय की वेदना बिना किसी संकोच के जाहिर करती हैं। पूरे घर पर खामोशी का बसेरा देखकर ऐसा लग रहा था मानो अभी अभी कोई तूफान यहाँ से होकर गुजरा है। वैसे तो छोटे भैया संजीव की इस दुनिया से जाने के पश्चात हर रोज किसी न किसी रूप में एक आंधी गाहे बगाहे चलती ही रहती है, जो हर किसी को किसी न किसी रूप में क्षतिग्रस्त करती हुई निकलती है। लेकिन इसका सबसे अधिक खामियाजा छोटी भाभी सुमन को ही उठाना पड़ता है, जो भैया के जाने के पश्चात पूरी तरह से कुम्हला सी गई हैं। उनके चेहरे पर तो उदासी ने जैसे अपना स्थायी वास ही बना लिया है। जो दिखता तो घर के हर सदस्य को है, किंतु देखना कोई नहीं चाहता। दादी को तो ऐसा लगता है जैसे छोटे भैया का इस दुनिया को अलविदा कहने में छोटी भाभी का ही दोष है। वैसे छोटी भाभी दादी की ही पसंद से इस घर में आई हैं। पूरी जन्म पत्री कुंडली मिलाने के बाद ही पंडित जी ने कहा था, संजीव के लिए इससे अच्छी कन्या कोई हो ही नहीं सकती। दोनों के 36 के 36 गुण मिलते हैं। यह बहुत ही शुभ है। कन्या भाग्यशाली है। यह सुनते ही दादी ने फरमान जारी कर दिया था कि अगर कोई लड़की संजीव की पत्नी और इस घर की बहू बनकर आएगी तो वो सुमन ही होगी। उस वक्त बड़े भैया और पापा ने दादी को तो कितना समझाया था कि संजीव अपने ही ऑफिस की एक सहकर्मी को पसंद करता है और उसी से शादी भी करना चाहता है। यह सुनने के उपरांत दादी अन्न जल त्याग कर धरने पर बैठ गई थी कि वह संजीव की शादी किसी विजातीय लड़की से जीते जी नहीं होने देंगी। यदि उनकी मर्जी के खिलाफ शादी हुई तो इधर डोली उतरेगी और उधर उनकी अर्थी उठेगी। यह सुन संजीव भैया ने दादी के जीत के आगे और घर की झूठी शान की खातिर अपने अरमानों की बलि चढ़ा दी और हार कर सर झुकाए चुपचाप सुमन भाभी के संग 7 फेरे ले लिए। संजीव भैया दादी और घर वालों को खुश करने के लिए सुमन भाभी के संग रिश्तों की डोर में तो बंध गए, परंतु ना तो वो अपना पहला प्यार भुला पाए और ना ही सुमन भाभी को उनका अधिकार ही दे पाए। शायद यही गम उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही थी, इसलिए वो शराब का सहारा लेने लगे और एक दिन नशे में ड्राइव करते समय शादी के 8 महीने के भीतर ही रोड एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु काल में वो समा गए और दादी सुमन भाभी और उनके परिवार पर सारा दोष यह कहकर मरने लगी कि उनके लोगों ने ही हमारे साथ धोखा किया है। गलत जन्म पत्री और गलत कुंडली देकर घर में हर किसी को संजीव भैया के आकस्मिक मौत का दुख है, परंतु किसी को भी सुमन भाभी की चिंता नहीं। हर दिन किसी न किसी बहाने से कभी दादी, कभी मम्मी तो कभी बड़ी भाभी उन्हें संजीव भैया की मौत की उलाहना देने से नहीं चूकती और बेचारी भाभी मौन रहकर सबके ताने सुनती रहती। संजीव भैया वन विभाग में राज्य सरकार के कर्मचारी थे, इसलिए भैया की मृत्यु के पश्चात सारे सरकारी रुपये पैसे छोटी भाभी को ही मिले। यह भी दादी को गवारा नहीं था। बेटा उनके घर का तो रुपये पैसे पराए घर से आई बहू को क्यों मिलना चाहिए। रोज रोज के कलह से तंग आकर भाभी ने सारा पैसा दादी के खाते में हस्तांतरित कर दिया। इस पर उनका जी नहीं भरा। अब कहती हैं अनुकंपा नियुक्ति में नौकरी भाभी के स्थान पर घर के छोटे बेटे संजय को किसी तरह मिल जाए, क्योंकि वह इस घर का सबसे छोटा बेटा है और पिछले 2 सालों से सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत है। पापा और बड़े भैया ने दादी को बहुत समझाया कि सरकारी नौकरी में अनुकंपा नियुक्ति केवल कर्मचारी की पत्नी या बच्चों को ही मिलती है, पर नहीं, उन्हें तो कुछ सुनना ही नहीं और ना ही समझना है। बस उन्होंने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है। हर बात में जिद पकड़कर अड़ जाना दादी की आदत में शुमार है। आज भी ऐसी ही कुछ बात हुई होगी और भाभी ने खाना भी नहीं खाया होगा। यही सोचकर मैं भाभी के लिए खाना परोस उनके कमरे की ओर बढ़ी। मुझे खाना ले जाता देख माँ मुझ पर बरस पड़ी और कहने लगी, कोई ज़रूरत नहीं है उस महारानी के लिए खाना ले जाने की। तुम्हारी दादी ने सख्त मना किया है, उसे भूखा प्यासा ही रहने दो। जब भूख लगेगी तो खुद ही लेकर खा लेगी। किसी को उसे खाना देने की ज़रूरत नहीं। उसने खानदान की इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं किया। मैडम को नौकरी करनी है, विधवा होकर सज धज कर घर से बाहर निकलना है। माँ के मुंह से यह सब सुन मुझसे रहा नहीं गया और मैं माँ से वह सब कह गई जो महीनों से मेरे मन में दबा बैठा था।
आपकी बेटी घर से बाहर जाती है, नौकरी करती है, यह बात तो आप बड़े शान से सबको बताती हैं माँ। तब आपके खानदान की इज्जत पर कोई फर्क नहीं पड़ता, और आपकी बहू नौकरी करना चाहती है तो आपकी इज्जत घटती है। यह कैसी दोहरी मानसिकता है? यदि मैं इस तरह भूखी प्यासी पड़ी रहती तो क्या तब भी आप मुझे खाने को नहीं पूछती? यह सब आखिर क्यों? वो जो आपके घर पर है वो खुद चलकर नहीं आई है, आप सब उसे गाजे बाजे के साथ ढोल नगारे पीटते हुए लेकर आए हैं। यह घर जितना दादी का है, आपका है, मेरा है, उतना ही छोटी भाभी का भी है। वह कुछ नहीं कहती इसका मतलब यह कहते ही नहीं कि आप सब उन पर न्याय करें, उन्हें उनके अधिकारों से वंचित कर दें। मेरा ऐसा कहने पर माँ चुप हो गई, क्योंकि वह यह भी जानती थी कि दादी गलत है, और मैं इस बात से भली भांति परिचित हूँ कि माँ आज तक चाहकर भी कभी अपने लिए दादी के विरोध में आवाज़ नहीं उठा पाई। जैसे ही मैं कमरे में पहुंची, भाभी बिस्तर पर औंधे मुंह लेटी सुबक रही थी। मुझे देखते ही वह मुझसे लिपट गई और रोने लगी, कहने लगी, इसमें मेरा क्या दोष है? मैं क्यों इस घर में नहीं रह सकती? मैं क्यों नौकरी नहीं कर सकती? संजीव के इस नौकरी के अलावा मेरे पास आजीविका का और कोई साधन भी तो नहीं है, और दादी नौकरी करने से मना कर रही है। मैं भाभी को शांत करती हुई बोली, भाभी आप चिंता न करें, सब ठीक हो जाएगा। आपको नौकरी करने से कोई नहीं रोकेगा। मैंने भाभी से यह कह तो दिया, किंतु मैं स्वयं दुविधा में थी। सब कैसे ठीक होगा? क्योंकि दादी के विरोध में ना तो माँ कुछ कह पाती है, ना पापा, और ना ही बड़े भैया। मेरे कुछ भी कहने का असर किसी पर होगा नहीं, और आज फिर वही होगा जो दादी का निर्णय है। मैं सोच रही थी कि छोटी भाभी के माता पिता आ गए। दादी ने ही अपना फैसला सुनाने के लिए उन्हें बुलवाया था। मैं भी बैठक में जा पहुंची, जहां दोनों परिवार मिलकर छोटी भाभी के भविष्य का फैसला करने वाले थे। दादी ने बड़े गर्व से कहा, हमारे घर की बहुएं केवल घर संभालती हैं, नौकरी नहीं करती। आपकी बेटी नौकरी करना चाहती है, इसलिए आप उसे अपने साथ यहाँ से ले जाइए। यह सुनते ही भाभी की माँ दोनों हाथों को जोड़ती दादी को संबोधित करती हुई बोली, बेटी तो पराया धन होती है, और ब्याहता बेटी अपने मायके में नहीं ससुराल में शोभा देती है। आप जो चाहेंगी वही होगा। सुमन नौकरी नहीं करेगी, मैं उसे समझा दूंगी। यह सुन मैंने जैसे ही विरोध करना चाहा, माँ ने मुझे रोक दिया और स्वयं दृढ़तापूर्वक दादी से कहने लगी, माँ जी, पूरा परिवार आपका सम्मान करता है। मैंने तो आपसे बहुत कुछ सीखा है। आपका आदेश शिरोधार्य है, किंतु जिस प्रकार आप इस घर की बहू थी, फिर मैं इस घर की बहू बनी, वैसे ही सुमन भी इस घर की बहू है, और इस घर में उसका भी उतना ही अधिकार है जितना आपका और मेरा। इसलिए सुमन इस घर में ही रहेगी। आप उसके सारे रुपये उसे लौटा दीजिए। वो संजीव की अमानत है, जिसमें उसकी पत्नी का हक है। और रही बात नौकरी करने की, तो यह निर्णय आप, मैं या कोई और नहीं, उसे स्वयं लेने दीजिए। यह सब सुन मैं माँ से लिपट गई। माँ आज पहली बार दादी के समक्ष अपनी बात रख पाई थी। दादी ने भी माँ से कुछ नहीं कहा। शायद माँ की यह छोटी सी पहल से दादी को भी बदलते वक्त का एहसास हो गया था। उन्हें भी समझ आने लगा था कि हाँ, जो भी कहा जा रहा है सही है। आज के दौर में भाभी को भी नौकरी करने की उतनी ही ज़रूरत है जितना कि मुझे। जब मैं इस घर की बेटी होकर आत्म सम्मान के साथ अपना जीवन जी सकती हूँ, तो भाभी को भी तो अपने अधिकारों के लिए लड़ना है। फिर वो किसके सहारे इस दुनिया में रहेगी? माँ की बात सुन दादी भी राजी खुशी सहमत हो गई भाभी की नौकरी करने के लिए। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।